हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे हमारे चैप्टर 8 का पुल का सेकंड पार्ट। और हुआ भी यही था। पुल बनाने के सारे प्रयत्न व्यर्थ हो गए थे। जब भी पुल बनता था एक मौसम भी नहीं निकालता था। सर्दी में बनता था तो गर्मी में टूट जाता था। पहाड़ों से आने वाले पानी का वेग बहुत तेज होता था। दरिया के किनारे भी टूट जाते थे, मिट्टी बह जाती थी। लोग मिट्टी भरकर लकड़ी का पुल बनाते थे। कोई सीमेंट का पक्का पुल तो बनता ही नहीं था। भला मिट्टी का पुल कैसे टिका रहता। और नाव, उसका भी प्रयास किया गया। कुछ लोगों ने सोचा कि पुल नहीं बनता और लोग दरिया को पैदल भी पार नहीं कर सकते तो नाव ही बना ले, उसी पर चढ़कर दरिया पार कर लिया करेंगे। परंतु हुआ यूं कि जब पहली नाव बनी तो मंगू दूध वाला सवेरे सवेरे मोहम्मद खान से बोला, खान साहब, नाव में जहरीले सांप घुस गए और उन्होंने 2 मुसाफिरों को डस लिया। अब मुखिया जी ने कहा है कि नाव नहीं चलेगी। और फिर यही हुआ कि जब पुल बनाने की कोशिश की गई तो वहां पर पुल नहीं बन पा रहा था। अब पुल बनता कैसे। अब हर मौसम में उसके किनारे और ज़्यादा चौड़े हो जाते थे। तो वहां पर लोग पक्का सीमेंट का पुल तो बनाते नहीं थे, वहां पर वो मिट्टी का पुल बनाते थे। तो मिट्टी जो है वो बह जाती थी। तो पुल जो है वो सर्दी में बनता था, फिर गर्मी में वापस टूट जाता था। और गर्मियों में जब वो पहाड़ों से जो पानी आता था उसका फ्लो जो होता था वो बहुत तेज होता था, तो वो सारी मिट्टी को बहा के ले जाता था। फिर लोग मिट्टी को भर के वापस वहाँ पर लकड़ी का पुल बनाते थे। फिर वापस जब पानी का फ्लो बढ़ता था तो वो वापस टूट जाता था। तो हर सीजन में वो पुल टूट जाता था। तो फाइनली लोगों ने उसको बनाना छोड़ दिया। और फिर नाव बनाने का जब प्रयास किया गया, लोगों ने सोचा कि चलो पैदल चलकर तो पार नहीं कर सकते तो नाव बना लेते। तो इसलिए उन्होंने नाव बनाई। लेकिन जब पहली नाव बनाई उसी दिन कोइंसिडेंटली नाव में कोई सांप घुस गया और उसने 2 पैसेंजर्स को काट लिया। तो जो उस इलाके का लीडर था, मुखिया मतलब लीडर, उसने ये बोल दिया कि अब ये नाव नहीं चलेगी, क्योंकि वो लॉस हो गया। मतलब पैसेंजर्स जो हैं वो उनकी जान चली गई वो नाव की वजह से। तो जब मोहम्मद खान को पता चला कि मोहम्मद खान को जो मंगू दूध वाला उसने बताया कि अभी उसमें जहरीले सांप घुस गए थे और उन्होंने 2 पैसेंजर्स को काट लिया था, तो अब जो लीडर है उन्होंने बोला है कि अब कोई नाव नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? अरे ऐसे हादसे तो होते ही रहते हैं, आइंदा एहतियात से काम लिया जाएगा। तो जो मोहम्मद खान साहब थे उन्होंने समझाने की कोशिश की कि वापस नाव चलाने की कोशिश की गई। मतलब इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट कि उस दिन वहाँ पर वो सांप घुस गया। ज़रूरी तो नहीं कि हमेशा सांप घुस जाए। और अब ज़्यादा प्रोटेक्टिव मेजर्स लिए जा सकते हैं, ज़्यादा केयरफुल रहा जा सकता है, एहतियात से काम लिया जाएगा, मतलब ज़्यादा केयरफुल रह सकते हैं। मगर चलेगी कैसे? मुखिया ने तो रोक दिया है। तो मंगू दूध वाला बोलता है कि लेकिन नाव चलेगी कैसे? जब लीडर ने मना कर दिया है तो हम नाव तो चला नहीं सकते। मोहम्मद खान ने मुखिया को मन ही मन कोसा और चुप हो गया। वह और कर ही क्या सकता था। मुखिया से कौन झगड़ा मोल लेता। परंतु मोहम्मद खान का दिल नहीं माना। उसने सोचा कि पंचायत बुलाई जाए, हो सकता है पंचायत के कहने से मुखिया मान जाए। तब मोहम्मद खान ने लोगों के घर घर जाकर उन्हें समझाना आरंभ कर दिया। देखो ना, आखिर इसमें क्या हर्ज है। नफरत से तो कोई मसला हल नहीं होता। फिर तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारे भी रिश्तेदार दोस्त उस पार रह गए हैं। अगर हमारे बीच यह दरिया रुकावट है तो क्या हुआ? नाव चलाने से हम अपना मेलजोल तो कायम रख सकते हैं। अरे घुस गया होगा सांप। सांप तो घरों में भी घुस जाते हैं, उससे कोई घर थोड़े ही छोड़ देता है। तो हम मोहम्मद खान जो है उनको मुखिया के ऊपर मन ही मन बहुत गुस्सा आया। मतलब जो वो लीडर था एरिया का उसके ऊपर बहुत गुस्सा आया। लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था। अब वो तो लीडर है, तो लीडर से कोई पंगा तो ले नहीं सकता, झगड़ा तो कर नहीं सकता। फिर उसने दिल ही दिल में सोचा कि एक बार लोगों को इकट्ठा करके पंचायत बुलाते, मतलब सारे लोगों को इकट्ठा करते और फिर सारे लोग मिलकर अगर बात करेंगे तो शायद लीडर जो है वो मान जाएगा।
तो फिर जो मोहम्मद खान था वो सबके घर जा जाके उनके साथ बात करने लगा और वो सबको समझाने लगा कि देखो इसमें हर्जी क्या है, नाव चलानी चाहिए, हमको लीडर को कन्विंस करना चाहिए नाव चलाने के लिए। आखिर सबके रिश्तेदार उस तरफ हैं, सबको आने जाने की बातचीत करने की ज़रूरत है, किसी का दोस्त उधर है उसको बातचीत करने की ज़रूरत है। और अगर ये दरिया बन गया है तो इसको लेके हमको रुक नहीं जाना चाहिए। नाव चलाने से हम कम से कम एक दूसरे से मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। और सांप तो कभी भी कहीं भी घुस सकता है। अब अगर सांप घर में घुस आएगा और किसी को काट लेगा तो कोई घर थोड़ी छोड़ के चला जाएगा, वो सांप को बाहर निकालेगा ना। तो प्रोटेक्टिव मेजर्स लेके नाव को चलाया जा सकता है। इस तरह से उन्होंने बहुत सारे लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की। कुछ लोगों ने मोहम्मद खान की बात मानी, कुछ चुप रहे और कुछ ने उनका कड़ा विरोध किया। तो अब जब मोहम्मद खान ये सब लोगों को समझा रहे थे तो कुछ लोगों को तो बात सही लगी, कुछ लोगों ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। ना तो उन्होंने कुछ पॉजिटिव बोला और ना उन्होंने कुछ नेगेटिव बोला, ना तो उन्होंने एग्री किया ना उन्होंने डिसएग्री किया। और कुछ लोग जो थे उन्होंने तो बहुत ही बुरी तरह से डिसएग्री किया और एकदम उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम क्या रिश्तेदारों की बात करते हो, उस पार के लोगों से कैसा रिश्ता, इतने दिनों में सब कुछ तो बदल गया। देखते नहीं हो उनकी रोटी कितनी पतली है, मकान की ईंटें कितनी बड़ी होती हैं, उनकी मिट्टी बिल्कुल नमकीन है। इधर हमें देखो, हम मिट्टी के इतने सुंदर बर्तन बनाते हैं। नहीं जी, अब हमारा उनसे क्या रिश्ता। तुम अपनी सरहदों में लोगों से रिश्ता जोड़ो, अब तो उनकी ज़बान भी तुम्हारी समझ में ना आएगी। तो कई लोगों ने तो मोहम्मद खान को ही समझाने की कोशिश की कि कौन से रिश्तेदारों की बात कर रहे हो, अब इतने सालों से तो एक दूसरे से मिले नहीं, ये बॉर्डर आने के बाद एक दूसरे से कोई रिश्ता ही नहीं रहा। इतने दिनों में तो उनका खान पान, रहन सहन, बोलना चालना सब बदल गया है। अब देखो उनकी रोटी कितनी पतली होती है, उनके मकान की ईंटें कितनी बड़ी होती हैं, उनकी मिट्टी बहुत अलग है, हमारा कल्चर अलग है, हम अब मिट्टी के कितने सुंदर बर्तन बनाते हैं। तो बेसिकली बॉर्डर आने की वजह से सारा जो है वो डिफरेंसेस आने लगे। वहाँ के लोग जो हैं उनका कल्चर अलग हो गया और जो यहाँ के लोग हैं उनका कल्चर अलग हो गया। तो अब वो मोहम्मद खान को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटर है तुम अपने ही एरिया में लोगों के साथ रिश्ते जोड़ो, और अब तो वहाँ की ज़बान भी तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। मतलब वहाँ के लोगों की तो लैंग्वेज भी चेंज हो गई है, अब तो तुम्हें उनकी लैंग्वेज भी नहीं समझ में आएगी। पंचायत हुई, लोग बोलते रहे, कुछ धीरे धीरे कुछ जोश से। बूढ़े और जवान सब बोले, लेकिन मुखिया ने बस एक बात कह दी, तुम नाव बनाने की बात कहते हो, तुम तो बस यही समझते हो कि नाव में बैठकर लोग इस पार से उस पार जाएंगे। देखो अपनी धरती की तरफ देखो, अपने लहलहाते खेत देखो, हम कितने खुश हैं। क्या हमारे खेतों का अनाज और पेड़ों का फल नाव से उस पार न जाने लगेंगे? फिर तुम क्या करोगे, किसको रोकोगे? नहीं जी, हम अपने इलाके में खुश हैं, अपनी रोटी उनको दे देंगे तो खुद क्या खाएंगे? पेट से बढ़कर भी कुछ और हो सकता है क्या? फिर जब सारे लोग इकट्ठे हुए, पंचायत हुई, तो सब लोग अपना अपना व्यू कहने लगे। कोई अपनी बात प्यार से बोलता, कोई धीरे से बोलता, कोई ज़्यादा एक्साइट होकर बोलता। कुछ एडल्ट थे वो बोले, कुछ यंग लोग थे वो बोले, और फिर फाइनली जो उस एरिया का लीडर था उसने सबको एक बात बोल दी कि तुमको क्या लगता है कि अगर हम नाव स्टार्ट कर देंगे तो क्या सिर्फ लोग जाएंगे? क्या हमारे यहाँ से अनाज नहीं जाएगा, हमारे यहाँ से फ्रूट नहीं जाएगा? वो सबको दिखाने लगे डिफरेंस कि देखो हमारी धरती की तरफ देखो, हमारे खेत इतने लहलाते, दैट इज़ हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन जो है फसलों का वो ज़्यादा होता है, तो ये भी जाने लगेगा। हमारे यहाँ के फ्रूट्स इतने अच्छे हैं वो भी जाने लगेंगे। तो अगर ये सब उधर चला जाएगा तो फिर हम क्या खाएंगे? और एक बार अगर ये नाव की फैसिलिटी स्टार्ट हो गई तो आप किसी को रोक नहीं सकोगे। जिसको उधर अच्छा दाम मिलेगा वो अपना फ्रूट लेके उधर चला जाएगा, जिसको फसलों का अच्छा दाम मिलेगा उस तरफ वो अपनी फसलें लेकर उधर चला जाएगा। तो अब रोटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो कुछ नहीं है, तो हम अगर उनको अपनी रोटी दे देंगे तो हम क्या खाएंगे? और फिर उसने फाइनली ये डिक्लेयर कर दिया कि नहीं, हम अपने इलाके में खुश हैं, हमको नाव नहीं चलानी है।
मुखिया बोल चुका तो लोगों में कानाफूसी होने लगी। फिर लोग ऊंचे स्वर में बोलने लगे। फिर विवाद और प्रतिवाद आरंभ हो गया। जब हाथापाई की नौबत आ गई तो पंचायत समाप्त हो गई। तो जब लीडर ने ये बात बोली तो फिर लोग धीरे धीरे आपस में बात करने लगे। फिर तेज तेज आपस में बात करने लगे, क्योंकि क्या हो रहा था, कुछ लोग फेवर में थे और कुछ लोग अगेंस्ट में थे। तो लड़ाई का सा माहौल बनने लगा। पहले तो धीरे धीरे एक दूसरे को समझाने की कोशिश करने लगे। ना इस तरफ के लोग समझ रहे, ना फॉर वाले समझ रहे, ना अगेंस्ट वाले समझ रहे। तो फिर धीरे धीरे उनकी आवाज़ तेज होने लगी और फिर वो डिबेट सा होने लगा और वो बात इतनी बढ़ गई कि एकदम माराकुटी की नौबत आ गई। तो जब वो हाथापाई की नौबत आ गई तो फिर पंचायत समाप्त कर दी गई। आज मोहम्मद खान के भाई के बेटे का विवाह था। दरिया के पास शहनाई की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वह आवाज़ बहुत सुरीली लग रही थी। मोहम्मद खान दरिया के किनारे बैठ आवाज़ को सुन रहा था और सोच रहा था, काश यह बारात उनके घर में आई होती, परंतु यह कैसे संभव था। बीच में दरिया था, दरिया को कैसे पार किया जा सकता था। फिर एक दिन वो भी आया जब मोहम्मद खान के भाई के बेटे की शादी थी। तो वहाँ पर शहनाई गूंज रही थी, मतलब शहनाई की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो दरिया के इस तरफ भी आ रही थी। तो मोहम्मद खान जो है वो दरिया के किनारे पर बैठकर उस आवाज़ को सुन रहा था और सोच रहा था कि काश ये बारात उनके घर आई होती, काश उनकी बेटी का विवाह जो है वो उस लड़के के साथ हुआ होता। लेकिन अब ये तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बीच में एक बड़ी सी बॉर्डर थी, वो वाटर बॉडी। शहनाई की आवाज़ फिर गूंजी। मोहम्मद खान ने सोचा, दरिया उस आवाज़ को तो रोक नहीं सका और रोक भी नहीं सकता। यह तो दरिया के पानी से टकराकर और भी अच्छी लगती है। तो जब वो शहनाई की आवाज़ चल रही थी तो मोहम्मद खान यही सोचने लगा कि ठीक है, लोग तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, लेकिन म्यूज़िक के आने जाने पर तो कोई रोक नहीं है। म्यूज़िक तो बहुत आसानी से दरिया के इस तरफ भी जा सकता है और इनफैक्ट दरिया के पानी से टकराकर वो म्यूज़िक तो और भी अच्छा लगने लगा है। और फिर देखते ही देखते कुछ और लोग मोहम्मद खान के पास आ बैठे और सोचने लगे, क्या अच्छी आवाज़ आ रही है दरिया के उस पार से। हमारी सरहदें अलग हैं और बीच में दरिया है, मगर यह गाने बजाने की आवाज़ कितनी मधुर लग रही है। शादी हो गई और शहनाई की आवाज़ भी बंद हो गई, परंतु अब तो लोगों को चस्का पड़ गया था। दरिया के किनारे पर प्रतिदिन सायकाल मेला लगने लगा। उस पार के गीत और सितार की मधुर आवाज़ सुनते रहते और फिर उस पार के लोग भी अपनी तरफ के किनारे पर बैठने लगे इस पार के गीत सुनने के लिए। दरिया के किनारों पर पिकनिक होने लगी, पकवान बनने लगे। वर्षा से बचने के लिए छप्पर और बैठने के लिए चबूतरे बन गए। अब दोनों तरफ के इलाकों में नफरत का एहसास समाप्त हो गया था। एक दिन इस इलाके का मुखिया आया और कहने लगा, तुम्हारे यहाँ गाने वालों और शायरों की कमी है कि तुम उस पार के गानों की आवाज़ इतने शौक से सुन रहे हो। अरे अपने इलाके के गाने गाओ, अपने इलाके वालों की आवाज़ सुनो, बस्ती में जाकर बैठो, वे तो उस पार के लोग हैं। तो जब मोहम्मद खान वहाँ पर बैठकर वो म्यूज़िक सुन रहा था तो और भी लोग जो हैं वो उनके पास आकर बैठे और वो लोग भी यही सोचने लगे कि कितनी अच्छी सी आवाज़ आ रही है, ये म्यूज़िक कितना अच्छा लग रहा है जो दरिया के उस पार से आ रहा है। हमारी बॉर्डर्स भले अलग अलग हो गई हैं, बीच में एक बड़ा सा दरिया है, लेकिन ये जो गाने बजाने की आवाज़ है, ये जो म्यूज़िक है, ये कितना ही अच्छा लग रहा है, कितना मधुर, मतलब कितना स्वीट लग रहा है। फिर शादी हो गई कुछ दिन में और शहनाई की आवाज़ बंद हो गई, लेकिन अब लोगों को काफ़ी मज़ा आने लगा। तो वो हर दिन जो है वो किनारे पर आने लगे, सब लोग एक साथ इकट्ठे होने लगे। सायंकाल मतलब शाम के समय तो वहाँ पर मेले जैसा माहौल हो गया। अब इस पार भी लोग आके बैठते और उस पार भी लोग आके बैठते। उस पार के लोग कुछ गीत गाते या कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते तो वो इस पार के लोग सुनते, और जब इस पार के लोग कुछ गाना गाते या म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते तो वो उस पार के लोग सुनते। तो दोनों पार के लोगों को काफ़ी अच्छा लगने लगा। और फिर धीरे धीरे वहाँ पर जैसे पिकनिक के लिए लोग आने लगे, वहाँ पर खूब अच्छी अच्छी चीज़ें बनने लगी खाने की। पकवान मतलब खाने की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, स्वादिष्ट चीज़ें, टेस्टफुल चीज़ें। और फिर
जब बारिश का मौसम आया तो बारिश से बचने के लिए वहाँ पर छप्पर बना दिए गए मतलब एक छत सी डाल दी गई। जैसे बांस को बांध कर पत्तों की हेल्प से जो छत बनाई जाती है उसको छप्पर बोला जाता है। और वहाँ पर बैठने के लिए चबूतरे बनाए गए। चबूतरे मतलब प्रोमिनेट, जैसे किसी भी वाटर बॉडी के पास बैठने के लिए प्रोमिनेट बनाए जाते हैं, ऐसे वहाँ पर प्रोमिनेट्स बनाए गए। और अब जो एक नफ़रत वाला एहसास था जिन लोगों में कि अरे वहाँ के लोग अलग हैं हमसे, वहाँ के लोगों का खान पान अलग है, रहन सहन अलग है, भाषा बोली अलग है, हमारे यहाँ की चीज़ें हम वहाँ क्यों भेजें, वो नफ़रत भी अब धीरे धीरे लोगों में समाप्त होने लगी, मतलब ख़त्म होने लगी। फिर एक दिन वापस वही लीडर आए जिन्होंने सबको ये बोला था कि वहाँ के लोग अलग हैं, तुमको उनसे क्यों मेलजोल रखना है। तो वही उन्होंने वापस उनको बोलने की, समझाने की कोशिश की कि हमारे यहाँ भी तो गाने वाले हैं, हमारे यहाँ भी तो म्यूज़िक बजाने वाले आर्टिस्ट हैं, हमारे यहाँ भी तो पोएट्स हैं, फिर तुम उस तरफ के गानों की आवाज़ इतने शौक़ से क्यों सुन रहे हो। अपने इलाके के लोगों के गाने की आवाज़ सुनो, अपने इलाके के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को सुनो। लेकिन इस बार उनकी बात को ज़्यादा किसी लोगों ने इम्पोर्टेंस नहीं दिया। परंतु मोहम्मद खान बोला, मुखिया जी अब तुम्हारे बस की बात नहीं है इनको रोकना, इन्हें अब नाव की ज़रूरत नहीं, ये तो आसानी से उस पार चले जाते हैं 8 के पुल पर से। और इस बार किसी ने मोहम्मद खान की बात को नहीं काटा। मुखिया अपनी आंखों पर दाएं हाथ की हथेली से साया करके और उचक उचक कर दरिया पर बना हुआ पुल तलाशने लगा। तो मोहम्मद खान ने बोला कि मुखिया जी अब आपके बस की बात नहीं है इनको रोकना, मतलब अब तो उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है नहीं, उनको बस जाके किनारे पर बैठना है। पहले तो नाव चलानी थी तो लीडर की परमिशन की ज़रूरत थी कि भैया नाव चलेगी कि नहीं चलेगी। अब किसी नाव की ज़रूरत तो है नहीं, अब उनको बस किनारे पर आकर बैठना है और उस तरफ का म्यूज़िक सुनना है जो उनको सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और इसको मोहम्मद खान ने एक टर्म दिया, आर्ट का पुल, मतलब नाउ देयर इज़ अ ब्रिज। जो ये म्यूज़िक है, डांस है और जो सिंगिंग है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ आर्ट। तो ये फॉर्म ऑफ आर्ट जो है, अब ये जो है ये एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है इस पार के लोगों को उस पार के लोगों से जोड़ने के लिए। तो इस बार जब मोहम्मद खान ने लीडर को ये चीज़ बोली तो किसी ने भी उनकी बात को नहीं काटा, मतलब कहीं ना कहीं सब लोगों ने उनसे एग्री किया। और जो लीडर था उनको ये नहीं समझ में आया कि ये कौन से ब्रिज की बात कर रहा है, और वो देखने की कोशिश कर रहे हैं दूर दूर तक, उनको तो कोई भी पुल, कोई ब्रिज दिख नहीं रहा है। तो ये स्टोरी जो है ये बेसिकली एक डिपिक्शन है कि कैसे बॉर्डर्स जो हैं वो लोगों को डिवाइड कर देती हैं और कैसे आर्ट जो है वो लोगों को एक दूसरे के साथ वापस कनेक्ट कर सकता है। सो दिस वॉज द फाइनल पार्ट ऑफ अवर चैप्टर आर्ट का पुल। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दूसरे चैप्टर्स की लिंक्स मिल जाएंगी, तो आप उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।